हाय गाइस। सो लास्ट राउंड मैंने आपको बताया था कि 4 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट होते हैं, जिसमें पहला हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ा है, क्लासिकल, जिसमें मैंने आपको 3 बताए थे: ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव बाय हेनरी फ्योल, एंड फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर का साइंटिफिक साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ब्यूरोक्रेसी। 3 हमने पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे न्यू क्लासिकल अप्रोच। न्यू क्लासिकल अप्रोच एक्चुअली इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच में हमारा जो मेन फोकस रहता था वो ये होता था कि फॉर्मल रिलेशंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन न्यू क्लासिकल में जब एल्टन म्यो इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ न्यू क्लासिकल अप्रोच, इन्होंने एक्चुअली ये अप्रोच या ये थ्योरी प्रोपाउंड की थी। ही प्रोपाउंडेड दिस थ्योरी, सो ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ न्यू क्लासिकल अप्रोच। उन्होंने ये बोला कि हर ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल रिलेशंस होते हैं। अगर कोई भी आप कंटेम्प्रेरी या मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे तो वो इनफॉर्मल रिलेशंस के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। सो अब इसमें इसको ह्यूमन रिलेशंस एंड बिहेवियरल मैनेजमेंट थॉट भी कहते हैं। तो ये जो अप्रोचेस हैं ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इन्होंने। सबसे पहला जो है वो है हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट। हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट भी एल्टन मेयो ने दिया था। सेकंड इज ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच एंड थर्ड इज द बिहेवियरल अप्रोच। तो अगर हम बात करते हैं हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट, हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट जो था वो एल्टन मेयो ने ही दिया था। हु इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ नियो क्लासिकल अप्रोच। ये क्वेश्चन बहुत बार यूजीसी नेट में भी आ जाता है। वो कॉल्ड एज द फादर ऑफ नियो क्लासिकल अप्रोच, हमेशा आया है एल्टन में। तो उन्होंने क्या किया, 4 एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने। ओके, सबसे पहला जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो किया इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। अब इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये किया कि 2 ग्रुप्स थे, ए और बी। ठीक है, उन्होंने एक फैक्टर लिया लाइटनिंग का। उन्होंने ये बोला कि ए ग्रुप में, ए जो ग्रुप है फॉर एग्जाम्पल उसमें 10 वर्कर्स हैं और बी ग्रुप में भी 10 वर्कर्स हैं। यहाँ पे उन्होंने कंसिस्टेंट लाइट दी, मतलब पूरे टाइम 24/7 उन्होंने लाइट दी। ओके, और यहाँ पे उन्होंने जैसे 2 आवर्स के लिए लाइट दे दी, फिर 2 आवर्स के लिए शट डाउन कर दी, फिर अगेन 4 आवर्स के लिए लाइट दे दी। तो जो इनको लाइट मिली वो कंसिस्टेंट मिली, इनको जो लाइट मिली वो इनकंसिस्टेंट मिली। बट दोनों का आउटपुट क्या रहा, सेम। तो एल्टन म्यू ने क्या बोला इस इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट से कि लाइटनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद उन्होंने सोचा कि हम कुछ इनफॉर्मल, कुछ सोशल फैक्टर्स लेके एक्सपेरिमेंट करते हैं। के बाद ये आए रिले असेंबली टेस्ट रूम स्टडीज में। यहाँ पे इन्होंने बात करी वर्किंग कंडीशंस की। यहाँ पे भी इन्होंने 3 ग्रुप्स बनाए, एल्टन मेयर और उनकी टीम ने, ए, बी, सी, और हर ग्रुप में 6 फीमेल वर्कर्स थी। इन्होंने क्या किया, उन फीमेल वर्कर्स को उनके वर्किंग आवर्स को कम कर दिया, उनको फ्री लंचेस दिए, उनको रेस्टिंग पीरियड ज्यादा दिया, रेस्ट करने के लिए अपने काम से। और उनसे कहा कि जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 जितने भी मेंबर्स हैं, आप लोग फ्रीली इंटरेक्ट करें। फ्रीली इंटरेक्ट मतलब जो भी आपका फ्री टाइम है उसमें आप इनफॉर्मल टॉक्स करें, नॉट रिलेटेड टू योर वर्क। अब क्या किया इन्होंने, एक काम किया इन्होंने, फ्री लंचेस, रेस्ट, ये सब को विड्रॉ कर लिया। फिर भी इनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। तो इनको क्या फाइंड आउट किया गया, इन्होंने ये फाइंड आउट किया गया कि जब हम इनको एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे ये लोग फ्रीली इंटरेक्ट कर सकते हैं, इनके बॉसेस, इनके सुपरवाइजर, इनके लीडर्स अच्छे हैं, तो इनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको उनके रेस्टिंग पीरियड बढ़ा दो या उनको वर्किंग आवर्स कम कर दो। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए क्या है, informal relations, social psychological relations with the employees, with the other employees in an organization.
सो इससे और पता लगा कि ह्यूमन रिलेशंस कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इसी वजह से जब उनको पता चला कि इंटरेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर लोग बस काम ही करते रहेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पे प्रोडक्टिविटी इतनी इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि आपको अपने कलीग से बात भी करनी होती है, चाहे वो आप काम से रिलेट करें या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बात करें। सो इन्होंने अब क्या करा, जब इनको ये पता चला कि इंटरेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट चीज है और किसी का एक दूसरे से बात करना, इनफॉर्मल टॉक करना इतना इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने क्या किया, मास इंटरव्यू। अब मास इंटरव्यू में उन्होंने क्या किया, जितने भी एम्प्लॉयज है उनसे कहा कि आप लोग अपने ओपिनियंस दें, अपने जो भी आपका परसेप्शन है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आप क्या क्या सजेशंस देना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो दें। जब उन्होंने वो उनसे ये बोला गया और उनको लगा कि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट लगा उनको, कि हाँ हमसे पूछा जा रहा है, हमारी ओपिनियंस लिए जा रहे हैं, तो उनकी मोरल और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मोरल, प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन इंक्रीज होना इज अ वेरी बिग थिंग। तो इससे ये और पता चला कि एम्प्लॉयज को फ्री इंटरेक्शंस, इनफॉर्मल टॉक्स कितनी जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो सोचा कि एक और एक्सपेरिमेंट किया जाए। अभी तो हमने इंडिविजुअल लेवल पे किया। जब भी आप मैनेजमेंट की बात करोगे तो हमेशा आप 3 लेवल्स पे बात करते हो, इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल। अब हॉथरॉन ने ये सोचा कि हमने इंडिविजुअल तो बात कर ली, उनका इंटरव्यू ले लिया, अब हम बात करते हैं ग्रुप की। ग्रुप के लिए उन्होंने बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम स्टडी किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 14 वर्कर्स को एक ग्रुप में रखा और उनसे कहा कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो पूरे ग्रुप की परफॉर्मेंस से रिलेटेड होगी। ठीक है। सो द पे, और जो पे मिलेगा वो ग्रुप की परफॉर्मेंस से होगा। इसका मतलब ये नहीं कि अगर जैसे ए है, उसने 10 यूनिट्स बना ली और बी ने 8 यूनिट्स बना ली, तो इनकी इंडिविजुअल यूनिट से हमें मतलब नहीं है, पूरे ग्रुप को 100 यूनिट्स बनानी है, तो आपका पे इस पर डिपेंडेंट रहेगा। अब जब ग्रुप की बात आती है तो उसमें बहुत सारे लोगों के परसेप्शन, एटीट्यूड, बिलीफ होते हैं। कुछ लोग काम अच्छे से करते हैं, कुछ लोग काम अच्छे से नहीं करते, कुछ लोग कंट्रीब्यूशन देते हैं, कुछ लोग कंट्रीब्यूशन नहीं देते। तो इस वजह से क्या होता है कि ईच एंड एवरी ग्रुप हैज देयर ओन नॉर्म्स एंड द परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट अपॉन दोज नॉर्म्स, उनकी कंपैटिबिलिटी किस तरीके की है। तो हमेशा जब भी आप कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन एक वैक्यूम में स्टे नहीं कर सकती। एक सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं है, एक पूरा ग्रुप है और उस ग्रुप में छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में पूरा एक बनता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब जब इंडिविजुअल और ग्रुप की बात होगी तो एल्टन मियो को ये लगा कि हर ऑर्गेनाइजेशन में 4 फैक्टर्स होते हैं। एक तो एक इंडिविजुअल खुद होता है, एक ग्रुप होता है जिसका वो पार्ट होता है, हर बंदा एक ग्रुप का पार्ट होता है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं काम कर सकता। ओके, एक लीडर होता है उनका, और एक वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, और ये हर एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। ओके, ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट है, इंडिविजुअल ग्रुप पे है, इंडिविजुअल लीडर पे है, और वर्किंग एनवायरनमेंट ग्रुप पे है। इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो अपनी परसेप्शन, एटीट्यूड, बिलीव्स लाते हैं। ग्रुप का खुद का अपना एक एटीट्यूड, बिलीव होता है जो कि दूसरे ग्रुप से डिफर कर सकता है। एक लीडर है कि किस तरीके से वो ट्रीट कर रहा है अपने एम्प्लॉयज को। और एक वर्किंग एनवायरनमेंट है कि उसमें क्लियरली डिफाइंड गोल्स है या नहीं, प्रॉपर फीडबैक सिस्टम है या नहीं, ग्रोथ ओरिएंटेड वर्क है, ओपन कम्युनिकेशन है, पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग में या नहीं, क्लियरली डिफाइंड गोल्स है या नहीं, परफॉर्मेंस उनकी रिलेटेड है पे से या नहीं। सो ये सब चीजें एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। वी टॉक्ड अबाउट इंडिविजुअल लेवल पे बात कर ली, और जब हमने बैंक वायरिंग पढ़ा तो हमने ग्रुप के बारे में बात कर ली।
ठीक है। लेकिन हम एक ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल की बात करना भूल गए। जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आगे एक सब्जेक्ट होता है वो पढ़ेंगे, तो आप ये देखेंगे कि एक इंडिविजुअल का एटीट्यूड, बिलीफ, परसेप्शन, एक ग्रुप का और एक ऑर्गेनाइजेशन का होल एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को फॉर्म करता है। तो एक ये बिहेवियर अप्रोच भी आया, तो उसमें ये बोला गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक टेक्निकल सिस्टम नहीं है, इट इज अ सोशियो टेक्निकल सिस्टम जिसमें सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स एम्प्लॉयज की होती हैं। एम्प्लॉयज में दे हैव डिफरिंग एटीट्यूड्स, परसेप्शन एंड वैल्यूज। एक इंडिविजुअल की अलग होगी, एक ग्रुप की होगी, और उसमें छोटे छोटे और ग्रुप्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन में जिनका परसेप्शन, एटीट्यूड, वैल्यूज, बिलीव्स डिफरेंट होगा। इंडिविजुअल के खुद के गोल्स होंगे और उसके प्रोफेशनल गोल्स भी होंगे, जिसमें थोड़ी उसको प्रॉब्लम होगी एडजस्ट करने में, उसको बैलेंस मीट करना है उसमें। ऐसे ही एक पर्सनल ग्रुप और ग्रुप के क्या गोल है वो भी देखने पड़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बिहेवियरल अप्रोच में है कि इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, और उस इनफॉर्मल ग्रुप्स में देर उनके खुद के नॉर्म्स, कल्चर, कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं, और जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं उनके एटीट्यूड, परसेप्शन, वैल्यूज और बिलीव्स। So this is a very important topic. The neoclassical approach is actually a revolution in the human relations approach. इसने informal relation को बहुत ज्यादा importance दी।